हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का इंग्लिश के इस क्लास में। आप देख रहे हैं शिक्षा पॉइंट का यूट्यूब चैनल। तो देखो, एडवर्ब नाम का एक टॉपिक है जो हमने शुरू किया है एंड आई होप यू गाइज आर रियली एंजॉइंग द टॉपिक। इफ़ नॉट देन नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आप एडवर्ब में वो चीज़ सीखने वाले हो जिसकी ज़रूरत आपको हर किसी एग्ज़ाम के अंदर है। अगर आप स्टूडेंट हैं एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, एनडीए सीडीएस के लिए, तो सबसे बेहतरीन कंसेप्ट अभी आपके सामने आने वाले हैं। इसके अलावा यही चीज़ एसएससी जैसे एग्ज़ाम में भर भर के पूछी जाती है और बच्चे अमूमन कंफ्यूज भी रहते हैं, तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। इसके अलावा अगर बैंकिंग वाले स्टूडेंट सोच रहे हो कि उनके काम की कोई चीज़ होगी या नहीं तो मैं बता देता हूँ कि भाई आपके लाइक अगर ग्रामर सेक्शन की बात की जाए तो स्पोर्टिंग एरर्स जैसा ही आपका एक छोटा सा पार्ट आता है, या फिर कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप उन्हीं दोनों में से भी हो सकता है यहाँ से कंसेप्ट बन सकता है कि आफ्टर ऑल वहाँ से जो कुछ भी आता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से ही आता है, तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और एडवर्ब के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं। एडवर्ब टॉपिक चल रहा है दोस्तों आपका, ठीक है। इस एडवर्ब में आपने कुछ चीज़ें मेरे साथ सीखी थी कि किस तरह से आप मच यूज़ करेंगे और या फिर कहीं पर आप वेरी यूज़ करेंगे। ये दो चीज़ें आपने मेरे साथ सीखी थी, बोलो हाँ या ना। अरे सीखी थी ना, चलो ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस और मैं आपके लिए लिखता हूँ और हम पीछे वाली क्लास के साथ ही जोड़ते हुए चलते हैं आगे, ठीक है। ओके, अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूँ, आप बस फोकस रहिए, अपने आंसर्स साथ साथ देने की कोशिश करें अपने मन के अंदर, ठीक है। आप फील कीजिए कि आप लाइव क्लास के अंदर हो, टीचर बोर्ड पे लिख रहा है और आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। कोशिश कीजिए। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, आप अपने आंसर देते रहिए दोस्तों, है ना, आंसर देते रहो बस, ठीक है। जैसा भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये होना चाहिए, शायद क्लियर तो नज़र आ रहा होगा। हाँ, ये मूवी है, ओके। लिखिए, आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ छोटी छोटी बातें, आप इनमें अपनी चॉइसेस लगाने की कोशिश कीजिए। आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक छोटी सी बात हमने जो पहले सीखी थी वो भी आपकी रिवाइज हो जाएगी बस 5 सेकंड में, और नई चीज़ों पे आप बढ़ चलेंगे। आप मच यूज़ करते हो तब जब आपके पास में दिया हो प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या दिया हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर काम कर रही है, किसका? एडजेक्टिव का, या फिर आपको दी हुई पॉजिटिव डिग्री। ये दो चीज़ें अगर आपको दी हैं, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट वर्ब है, आईएनजी है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रही है इस नाउन के लिए, तो अपने आप में क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ा वेरी। क्या यूज करना पड़ा दोस्तों? वेरी। तो वेरी का आप यूज करेंगे कहाँ पर? इस जगह पर। लेकिन वहीं पर अगर बात आती है किसकी? मच को यूज करने की, तो आप मच हमेशा यूज करते हैं या तो कंपैरेटिव डिग्री में या फिर सुपरलेटिव डिग्री में। अब बात आती है
प्रेजेंट पार्टिसिपल तो एक और आपके पास बच गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हुआ ये पास्ट है, ये पार्टिसिपल है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब फंक्शन करती है किसका, एडजेक्टिव का, ठीक है। तो ये चीजें आपने सीखी थी। राकेश बॉट, ये लिखा हुआ गुड कार, ठीक है। तो कार अपने आप में नाउन हुआ, गुड अपने आप में क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। पॉजिटिव डिग्री के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ी, वेरी की, ठीक है। इसमें ब्लैंक में हमें क्या लिखना हुआ, वेरी। कैसे हुआ अभी हम समझते हुए आए हैं, ठीक है। आप देखो एक बार सेंटेंस नंबर 4 पे आ जाओ। ही हैज द बेस्ट, द बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपको जरूरत पड़ी मच की, आपने यहां पर लिखा मच। यहां तक की चीजें आप सीख चुके थे। अब इन सेंटेंसेस के अंदर एक और खास बात आपको नजर आ रही है जिसे हम कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। याद होगा आपको दोस्तों, एडजेक्टिव की क्लास में जब हमने डिग्री सीखी तो डिग्रीज के दौरान हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द आए जिन्हें हमने क्या कहा, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। एक बार बोल के बताओ क्या कहा, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। कौन से होते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमेशा एक ही जैसे रूप में नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। यानी कि कहने का मतलब हुआ ना तो इनके आप कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हो, ना ही इनकी सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो। ना तो ये कंपैरेटिव डिग्री में बन सकते हैं, ना सुपरलेटिव डिग्री में बन सकते हैं। तो जो हमेशा कैसे रहते हैं, नॉन ग्रेडेबल, इनकी डिग्री बनाना पॉसिबल ही नहीं। जब नहीं है पॉसिबल तो ये हो गए नॉन ग्रेडेबल, यानी कि जिनको ग्रेड नहीं किया जा सकता। ये 4 तरह की चीजें हमने सीखी थी, आप लोगों को याद होगा। नेम ऑफ शेप, बोलिए, नेम ऑफ शेप। सेकंड है नेम ऑफ कलर। एक था आपके पास में यूनिक या फिर वन ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। एक था ब्रॉड सेंस। ये 4 कैटेगरी हमने सीखी थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो क्लास, पीछे की क्लास जरूर देख ले। चलो बढ़ चलते हैं अब थोड़ा सा आगे। बात अगर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की हो तो आप उसके लिए ना तो वेरी यूज करेंगे ना मच यूज करेंगे। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के लिए हमेशा ही आपको जरूरत पड़ती है दोस्तों एक और दूसरे शब्द की, और वो हुआ क्वाइट। क्या हो दोस्तों, क्वाइट। यानी कि क्वाइट के बाद आप नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव से पहले ये रहा परफेक्ट। कोई भी चीज परफेक्ट है तो परफेक्ट से पहले, यानी परफेक्ट का मतलब वो ना तो कम है ना ज्यादा है, बस परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब तो यही होता है। अगर मैं कहूं मुझे यहां से लेके यहां तक की लाइन चाहिए, तो जो इस लाइन से ना तो क्रॉस करेगा ना पहले रुकेगा, वही तो परफेक्ट हो सकता है। तो ये कम या ज्यादा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए इनका एक तरह से डिग्री नहीं बनाया जा सकता, और ऐसे में इसके साथ आपको जरूरत पड़ती है किसकी, क्वाइट शब्द की, ठीक है। क्वाइट परफेक्ट पार्टनर। राइट, या कोई तो चीज या तो राइट हो सकती है या राइट नहीं, राइट या रॉन्ग एक ही चीज हो सकती है, कोई कम या ज्यादा राइट नहीं हो सकती। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हुआ, इसीलिए आपको जरूरत पड़ी किसकी, क्वाइट की, ठीक है। द डिजाइन ऑफ द हाउस, डिजाइन ऑफ द हाउस, ओके, यहां पर इज लिखना ही भूल गया क्या, इज ब्लैंक यूनिक। तो यहां पर आपको जरूरत पड़ी किसकी, क्वाइट, क्वाइट यूनिक। यूनिक अपने आप में जिसके जैसा ही कोई नहीं, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वो किसी और से कैसे अच्छी होगी जब वो है ही अपने आप में अकेली, जब उसके जैसा कोई है ही नहीं, ठीक है। यहां तक की बातें। तो ये छोटी सी चीज आपने सीखी क्वाइट को लेकर, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को लेकर, ठीक है। आप देखो क्वाइट जो शब्द है, इसके जैसे और 2 शब्द होते हैं, उनका कंफ्यूजन यहीं पर क्लियर करते हुए चलते हैं। एक आपके सामने आता है जो अभी अभी आपने समझा, वो लिखा हुआ था क्वाइट, ठीक है। क्वाइट की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में क्या हुआ, एक एडवर्ब की तरह से फंक्शन करता है। और जब ये एडवर्ब होता है, क्या होता है दोस्तों, जब ये एडवर्ब होता है तो एक सेकेंड चालू रखिए दोस्तों, चालू रखिए, आमीन, थोड़ा सा वेट करेंगे। अरे भाई, क्वाइट जब एडवर्ब होता है तो ये क्वालिफाई कर रहा होता है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को। अभी अभी आपने सीखा, इसका मतलब होता है बिल्कुल या ठीक वही, ठीक एकदम से, इसका मतलब ये हुआ एकदम या फिर बिल्कुल। ठीक इसी के जैसा एक और शब्द आपके सामने आता है जिसे आप देखते हो कुछ इस तरह से। ये शब्द अपने आप में है क्विट, क्वाइट, क्विट, क्वाइट, क्विट। और क्विट का मतलब होता है कि कोई भी चीज छोड़ देना, टू गिव अप करना, ठीक है, कोई भी चीज को छोड़ देना। टू लीव आप लिख सकते हो, या फिर टू रेनाउंस कर सकते हो, टू डिनाउंस कर सकते हो, टू एब्जूर कर सकते हो, ठीक है। कई सारे शब्द इसके लिए आ सकते हैं। फिर इसी के जैसा एक और शब्द आता है जिसे हमने कहा क्वाइट। क्या कहा दोस्तों, क्वाइट। तो क्वाइट का मतलब एक्चुअल में होता है शांत। क्या होता है, शांत। ये शब्द अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होने का मतलब किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा।
इसी को हम क्या बना सकते हैं, वर्ब बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, वर्ब। जब वर्ब बनता है तो यही शब्द क्वाइट के साथ में आपको जोड़ने की जरूरत पड़ती है, क्या, en। क्या जोड़ना पड़ता है, en। क्वाइटन, क्वाइटन का मतलब हो गया किसी को शांत करना, ठीक है, किसी को पेसिफाई करना, ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरीका हुआ, आप किसी भी ये जो चीज़ें आपके सामने आई इन तीनों में कंफ्यूज ना हो, कौन से की ज़रूरत कहाँ पर है। क्विट अपने आप में क्या थी, क्विट अपने आप में एक वर्ब थी, किसी भी चीज़ को छोड़ना। इसकी तीनों फॉर्म क्विट 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 ही होती है, ठीक है। क्वाइट की अगर मैं बात करूँ, एडवर्ब है अपने आप में, और क्वाइट अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है। इनका ख्याल रखें। बढ़ चलते हैं अपने आज के सबसे बेहतरीन कंसेप्ट पे, और जिसके बारे में मैंने चर्चा करी कि आपके एग्ज़ाम के अंदर, स्पेशली फोर्सेस के जो एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस हद से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर तो ये डायरेक्ट डू एज डायरेक्टेड, यानी कि डू एज डायरेक्टेड जैसा कहा गया है वैसा करो करके आपको एक सेगमेंट मिलता है, जहाँ पर इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए दिया जाता है। डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। देखते हैं क्या ये हैं आपके डू एज डायरेक्टेड। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखने की, आप लोगों को मेरे साथ उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर किसी में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो। और आपको लगता है कि सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की किसी चेंजेस की आपको ज़रूरत नहीं, तो आप बस उसके अंदर लगातार बने रहेंगे, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, सेंटेंस नंबर फर्स्ट आपके सामने। ठीक है, ये लिखे हुए हैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस, आप इन्हें पढ़िए और आपके हिसाब से क्या सही हो सकता है आप आंसर देने की कोशिश करें। आप
इस सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, कीजिए कोशिश। कौन सा सेंटेंस सही है, क्या गड़बड़ है, आप देखिए जब कोशिश कर रहे हैं तो चलो मैं आपको पहले वो चीज बताता हूं कि डू इज डायरेक्टेड करके क्या दिया जाता है। आपसे एग्जाम कहता है, एग्जाम आपसे कहता है कि डू इज डायरेक्टेड में जहां पर यूज किया गया है क्या, टू, जहां पर यूज किया गया है टू, उनको रिप्लेस करना है आपको किससे, टू को रिप्लेस करना है सो और दैट से। ये डू इज डायरेक्टेड करके एग्जाम आपसे पूछता है कि डू इज डायरेक्टेड मतलब सो टू को हटाओ सो दैट को यूज करो। यहां तक वाली बात समझ में आई आपको? अरे मेरे ख्याल से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो इसमें करना क्या है, टू को हटाना है, इस टू को हटाना है, सो दैट यूज करना है। ठीक है यहां तक की बात? चलो बढ़ चलते हैं। देखो अब समझना है हमें आगे कि किस में ज़रूरत है किस में नहीं। वैसे तो एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स जैसे एग्जाम की, फोर्स वाले एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर तो हर सेंटेंस को चेंज करना ही है, इनके अंदर तो हर सेंटेंस को चेंज करना ही है। उन्होंने कहा है कि टू को हटाओ और सो दैट यूज करो, तो वो कैसे यूज होगा वो हम समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा यही चीज एसएससी और बैंकिंग जैसे एग्जाम के अंदर दी जाती है, तो हमें चेक करना होता है क्या सेंटेंस में कोई एरर है। ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे लिखा हुआ सेंटेंस कैसे सही हो सकता है। पहले टू और टू में ही हम इसे सही करेंगे, समझ में आ रहा है? पहले हम इंप्रूव इट करेंगे कि टू और टू के साथ लिखा हुआ सेंटेंस सही हो जाए। ठीक, और फिर उसके बाद उसमें हम करेंगे सो और दैट का यूज। तो पहले दो तरीके से इसे यूज करेंगे, यानी कि हमें इसको भी सही बनाना है, जब इसको चेंज कर देंगे सो और दैट में तब वो भी सही होना चाहिए। दोनों सेंटेंसेस को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलो शुरू करते हैं और मेरे साथ आप लोग सीखने वाले हैं सबसे शानदार टॉपिक एडवर्ब का, सब ज्यादातर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। शी इज टू पुअर टू बाय अ फोन। पहले इस बात को समझिए, टू और टू की जब आप बात करते हो तो ये हमेशा अपने बीच में नेगेटिव एडजेक्टिव लेता है। नेगेटिव एडजेक्टिव जैसे कि हर वो एडजेक्टिव जो आपको बुरा लगे। मैं कहूं यू आर वीक, आपको बुरा लगेगा। मैं कहूं यू आर पुअर, आपको बुरा लगेगा। मैं कहूं यू आर अगली, तो आपको बुरा लगेगा। जाहिर सी बात है, ऐसा हर वो शब्द जो किसी के लिए नेगेटिव हो वो नेगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो इन दोनों के बीच में हमेशा नेगेटिव एडजेक्टिव आता है। क्योंकि नेगेटिव एडजेक्टिव आता है इसीलिए इस टू के बाद में आने वाला जो भी सेंटेंस है वो एक नेगेटिव मीनिंग तैयार करता है। सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है इस नेगेटिव एडजेक्टिव की वजह से। इस टू और टू का जो मीनिंग निकलता है वो कुछ इस तरह से निकलता है कि इतना गलत है या फिर इतना बुरा है कि ये काम नहीं हो सकता, ये इसका मतलब बनता है। शी इज टू पुअर टू बाय अ फोन, इसका मतलब ये हुआ कि वो इतनी गरीब है कि एक फोन नहीं खरीद सकती। समझ में आई ये वाली चीज? ठीक है, नहीं हो सकता ये वाला काम, यानी कि सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो हमने एक चीज सीखी थी और वो चीज ये है कि जब कभी भी आपको नेगेटिव मीनिंग दिया जा रहा है सेंटेंस के अंदर, तो आप इस चीज का ख्याल रखते हैं कि उसके अंदर आप ए यूज ना करके यूज करते हो किसको? एनी को। सही क्या हुआ? शी इज टू पुअर टू बाय एनी फोन। अब यहां पर ये यूज करने के बाद में टू और टू का यूज तो एकदम ठीक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मेगा इज टू वीक टू लिफ्ट समथिंग। अब भाई फिर से बात है, मेगा इतनी कमजोर है, नेगेटिव है कि नहीं है? अरे नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इसको क्या किया जाए? अब ये समथिंग ठीक होगा? नहीं, सम को हटाया जाए, किया जाए एनीथिंग। हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में सम या फिर पॉजिटिव शब्दों की नहीं, जरूरत पड़ती है एनी की। ठीक है, अगला सेंटेंस, शिवानी इज टू ब्यूटीफुल टू पार्टिसिपेट इन सम ब्यूटी कॉन्टेस्ट। टू और टू के बीच में लिखा हुआ ब्यूटीफुल होना क्या अपने आप में कोई नेगेटिव शब्द है? नहीं है। अरे ये अपने आप में कोई नेगेटिव शब्द नहीं। अगर ये शब्द नेगेटिव नहीं तो टू और टू का यूज ही गलत हुआ। किसका यूज गलत हुआ? टू और टू का। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। ये सेंटेंस अपने आप में गलत है, इसको हम इंप्रूव करना ही पड़ेगा। इंप्रूवमेंट पे आएंगे बाद में। राज वॉज टू इंटेलिजेंट, फिर से आपको समझ में आया, इसके साथ टू और टू यूज कर ही नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि टू और टू के बीच में हमेशा नेगेटिव शब्द आता है। ठीक है, तो सॉल्व द क्वेश्चन।
विशाल वॉज टू फूल। फूल होना अपने आप में भाई नेगेटिव ही बात करता है, अगर नेगेटिव है तो ये टू का यूज तो सही हुआ। टू अंडरस्टैंड अ पजल ना होकर क्या हो जाएगा, एनी पजल। यहां तक की बात आप लोगों को समझ आई या नहीं आई? हमने पहले समझा है टू और टू का यूसेज, ठीक है दोस्तों। अब देखो बारी आती है जब सो और दैट के आप सेंटेंसेस लिखते हो तो सो और दैट के बीच में चाहे आपके पास नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये दोनों ही तरह के एडजेक्टिव्स को अलाउ करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों जोड़ियों के बीच में सिर्फ और सिर्फ आने की अनुमति है वो एडजेक्टिव को है। किसको अनुमति है? एडजेक्टिव को, यानी कि एडजेक्टिव के अलावा इन दोनों के बीच में कोई और नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहां पर आप नेगेटिव और पॉजिटिव सो दैट में दोनों लिख सकते हो, लेकिन टू और टू में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। अब देखो और चलते हैं सो दैट के यूज के ऊपर। तो हमें सीखना है सो और दैट का यूज। किसका यूज सीखना है दोस्तों? सो और दैट का यूज। सो और दैट एक सेंटेंस के अंदर आए हैं, ये एक सेंटेंस है और आगे दैट के बाद भी आपको एक सेंटेंस लिखने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। सो और दैट समझिए कि सो और दैट किसी एक सेंटेंस को जोड़, एक सो के साथ में एक सेंटेंस है, दैट के बाद में एक और सेंटेंस आपको लिखने की जरूरत होती है। टू के बाद में आपने जो कुछ भी लिखा वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसका ऑब्जेक्ट अगर गिवन है तो, लेकिन दैट के बाद आपको अलग सब्जेक्ट, अलग उसकी वर्ब चाहिए होती है। किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं? इन सभी सेंटेंसेस के अंदर अगर आप देखते हो तो आपको एक सिनेरियो नजर आता है और उस सिनेरियो को हम कहते हैं एबिलिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? एबिलिटी, योग्यता। यानी कि ये एडजेक्टिव डिसाइड करता है उस काम की योग्यता। ये इतना कमजोर कि वो योग्य नहीं फोन खरीदने के लिए, वो इतना कमजोर कि वो योग्य नहीं कुछ उठाने के लिए, एबल नहीं है, लायक नहीं है, ठीक है, नहीं कर सकता, ठीक है। वो इतनी खूबसूरत कि वो पार्टिसिपेट कर सकती है, यानी कि एडजेक्टिव डिसाइड कर रहा है कि उस काम को करने के आप लायक हैं, आप एबल उसके हैं, एबिलिटी आप में है या नहीं। तो बात कुल मिलाकर किसकी हो रही है? एबिलिटी की। अब समझना मेरे दोस्तों, अब जब कभी भी यहां पर लिखा हुआ है नेगेटिव शब्द, अगर नेगेटिव शब्द है तो याद रहे ये आने वाला सेंटेंस भी कैसा होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा? नेगेटिव। अगर यहां पर लिखा है पॉजिटिव शब्द तो इस सेंटेंस को भी आपको कैसा बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव में आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगानी है, क्योंकि बात एबिलिटी की हो रही है और एबिलिटी बताने के लिए हमारे पास हमेशा ही जरूरत पड़ती है किसकी? कैन मॉडल की। सबसे पहले तो भैया हमें सब्जेक्ट चाहिए। यहां पर कौन चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे बनाओगे? तो सब्जेक्ट बनाने के लिए इस सेंटेंस का जो कोई भी सब्जेक्ट रहा है, जो कोई भी सब्जेक्ट रहा है उसी के लिए आप चुनेंगे प्रोनाउन। क्या चुनेंगे? प्रोनाउन। हर बार यहां पर प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, ठीक है। यहां पर जो कुछ भी लिखा होगा वो अपने आप में एक प्रोनाउन होगा और वो प्रोनाउन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, ठीक। अब इसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी कैन की। किसकी दोस्तों? कैन की। कैन के बाद आपको सिर्फ लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको कोई नॉट नहीं लगाना। अगर इनकेस यहां पर नेगेटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है तो आप कैन के साथ लगा देंगे नॉट। समझ में आया या नहीं? देख लेते हैं एक बार आपको कितना समझ में आया। देखो सेंटेंस लिखा हुआ है शी इज टू पुअर, तो शी इज, हमने इस टू को हटाया, टू की जगह पर लिखा सो। अब एक चीज देखो, नेगेटिव के साथ हम सो और दैट के साथ हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों यूज कर सकते हैं। तो भाई सो और दैट में हम सभी सेंटेंसेस को बना सकते हैं, चाहे पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो। लेकिन अगर पॉजिटिव शब्द दिया हुआ है तो उसके साथ टू और टू का यूज गलत है, ठीक है। आ जाओ, यहां पर मैंने अब ये डू एज डायरेक्टेड करके नेवी एयरफोर्स वाले सवाल आ चुके हैं, साथ ही आप एसएससी के सवाल भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। शी इज सो, आगे आपने लिखा पुअर, अपने आप में कैसा शब्द है? नेगेटिव शब्द है। आपने लिखा दैट। अब आप जानते हो ये शब्द अपने आप में क्योंकि नेगेटिव है तो आने वाला सेंटेंस भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। शी इज सो पुअर दैट, दैट के बाद में आपको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट अभी अभी आपने देखा किसके लिए चुनोगे? पीछे वाले सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है उसी के लिए प्रोनाउन। इस शी के लिए प्रोनाउन चुनना होगा तो क्या आएगा? फिर से शी आएगा, दैट शी। अब कैन आपको यूज करना है, नेगेटिव शब्द होने की वजह से आपने क्या लगाया? नॉट। शी कांट। आगे आपने लिखा बाय अ फोन, ठीक है। आगे आपने लिखा बाय अ फोन। ये समझ में आई आपको चीज? अरे समझ में आ गया बड़ी आसानी से। चलो अगला देख लो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेघा इज, आपने इस टू को हटाया, इस टू को रिप्लेस किससे किया? सो से। सो वीक, आगे वाले टू को हटाकर लिखा आपने दैट। दैट के बाद आपको सेंटेंस चाहिए, सेंटेंस का मतलब हुआ सब्जेक्ट चाहिए। मेघा के लिए आपने फिर से क्या लिखा? शी।
शी कैन आपको जरूरत पड़ी, शी कैन, अब नेगेटिव है तो आपने नोट लगाया, शी कांट, लिफ्ट लिखा और लिफ्ट के बाद में ये एनी होगा, सॉरी ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो एनीथिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनीथिंग। ठीक है, आगे वाले सेंटेंस पे आ जाओ। शिवानी इज टू ब्यूटीफुल, हमने समझा था इसके साथ तो टू और टू पॉसिबल ही नहीं, तो इसीलिए तो यहां पर तो कंफर्म ही सो दैट के साथ ही सेंटेंस होना चाहिए ये। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या हुआ, आपने लिखा, ब्लू से लिख देता हूं, क्लियर दिख जाएगा बीच में, शिवानी इज सो ब्यूटीफुल, शिवानी इज सो ब्यूटीफुल दैट, अब दैट के बाद में सब्जेक्ट के तौर पे किसे चुना आपने, शिवानी के लिए प्रोनाउन शी, आगे आपने लिखा कैन पार्टिसिपेट इन सम ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ठीक है, अब ये सेंटेंस एकदम से सही हो जाएगा, लिख देता हूं मैं, शी कैन पार्टिसिपेट, अब आगे का ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। आगे वाला सेंटेंस देख लो, जब बीच में ये आने वाला एडजेक्टिव नेगेटिव था तो आपने नोट लगाया, देखो इस चीज को, यहां पर ये शब्द अपने आप में नेगेटिव था, इसी नेगेटिव की वजह से क्या लगा रखा है आपने, नॉट, ये शब्द अपने आप में नेगेटिव है इसीलिए आपने क्या लगा रखा है, नॉट, लेकिन यहां पर ये शब्द अपने आप में पॉजिटिव था तो सेंटेंस कैसा बना, पॉजिटिव बना, पॉजिटिव था तो सेंटेंस पॉजिटिव बना। अब आ जाओ अगले सेंटेंस पे। ठीक है, आगे वाला सेंटेंस देखो, राज वॉज टू इंटेलिजेंट, अरे भाई पॉजिटिव शब्द है, टू की जरूरत नहीं, आपने लिखा राज वॉज सो इंटेलिजेंट, इस टू को हटाकर लिखा आपने दैट। अब राज के लिए जरूरत किसकी है, ही की या शी की, आपने कहा सर राज को तो शी चाहिए, लेकिन इसके लिए हम प्रोनाउन क्या लिखेंगे, ही, राज वॉज सो इंटेलिजेंट, राज वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही, अब आगे आपने लिखा कैन, क्या लिखा, कैन। अब दोस्तों एक छोटी सी बात समझो, इन सभी सेंटेंसेस को अगर आप गौर से देखोगे तो लिखा हुआ है इज, क्या लिखा हुआ है, इज, यानी कि सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में होने की वजह से आपने यहां पर क्या लिखा, कैन। लेकिन अगर यही एबिलिटी बात करेगी किसकी, यही एबिलिटी अगर पास्ट की बात कर रही है तो आप आने वाले सेंटेंस में कैन नहीं यूज करोगे, कुड, क्या यूज करोगे दोस्तों, कुड। ठीक है, अब ये वॉज की वजह से सेंटेंस पास्ट का बना, तो अब यहां पर क्या किसकी जरूरत पड़ेगी आपको जरूरत पड़ेगी कुड। सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि इंटेलिजेंट पॉजिटिव है तो आपको कुड, आगे की बात ऐसी कैसे लिखनी पड़ी, ये कुड क्यों हुआ है पता लग गया होगा आपको, इस वॉज की वजह से, कुड सॉल्व द क्वेश्चन। पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको एनी की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देख लो, विशाल वॉज टू फूल टू अंडरस्टैंड अ पजल। अब आपने देखो फूल अपने आप में क्या है, नेगेटिव शब्द है, इसका आपने इंप्रूवमेंट किया, क्या होगा सही, विशाल वॉज सो फूल दैट, अब दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए, विशाल के लिए आपने क्या चुना, ही। अब पास्ट की बात है, पास्ट की बात होने की वजह से आपने यहां पर चुना कुड, ही कुड, नेगेटिव शब्द है तो इसीलिए इसके साथ क्या लगाया आपने, नॉट, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, आगे का सेंटेंस एज इट इज रह जाएगा, अ पजल। बोलो यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बोलो ना, समझ में आ गया क्या, बोलो सर आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, वेरी गुड। मिटा दूँ स्क्रीनशॉट, चाहो तो आप ले सकते हो। और बढ़ चलते हैं हम अपने अगली छोटी सी बात पर जो जुड़ी हुई है इसी से, ठीक है, इसी से जुड़ी हुई है दोस्तों। अब जो चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट करके छोड़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी नोट्स बनाएं, मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम है इसीलिए कुछ इस तरह से मैश सा हो जाता है, बट अभी आपके लिए बोर्ड पे मैं वो चीज़ बचा कर रखने वाला हूँ जिसकी ज़रूरत आपको समझने के लिए है, ठीक है। ये देखिए, ये वाली बात जो मैंने आपको साइड में थोड़ी देर पहले समझाई थी, इसको आप लिखते हुए रखिए, इसको लिखे हुए रखिए। एबिलिटी वाले जब सेंटेंस होंगे सो और दैट, यानी कि एबिलिटी क्या, किसी भी काम को करने की एबिलिटी की बात की जाए तो क्या एबिलिटी के अलावा भी कोई दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसको भी हम देखेंगे। काम करते हैं इधर जगह बचा ही लेते हैं भाई, ताकि इधर कोई डिस्टर्बेंस ही ना हो, ठीक है। एबिलिटी अगर प्रेजेंट में है तो आपके पास है ही कैन, पास्ट में है तो कैन को हटाकर कुड यूज कर रहे हैं। बाकी की तो बातें एकदम से आसान है, आप आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। वो नोट्स जब आप बनाओ तो एकदम से ओपनली खुले खुले बनाना ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। आ जाओ अगले सेंटेंस के ऊपर, कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूं मैं। तेरे नाम लिख देते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट,
महेश इज टू टेक केयर ऑफ ऑल। लाइन मारना नहीं आता। नहीं भाई मत सिखाना, है ना, आपको आती है लाइन मारना। अगला शब्द देखो, अगला सेंटेंस आई मीन। ओके, चार नंबर और एक सेंटेंस और देख लेते हैं, पॉज करते हैं यहाँ पर। चलो वही पुराना सेंटेंस दोहराते हैं। टू ब्यूटीफुल टू या फिर यहाँ पर काइंड लिखते हैं। देखो बड़े ही सिंपल से छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन बात आपको गहरी सिखा के जाएंगे। सेंटेंसेस छोटे हैं, बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें जो सीखने वाले हो वो बात बड़ी गहराई की है, बात बड़ी मज़े की है, पते की है। थोड़ा सा ध्यान से देखो और कोशिश करो बातों को समझने की जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई ये लाइन कब मारना सीखूँगा मैं। चलो काम चलाते हैं एक बार इसे, टेढ़ी मेढ़ी जो भी लग गई क्यों सीखना है। अब तो काम हो ही गया। देखो अब देखो, रजत इज टू बिजी टू टॉक एनीवन। अब जो आपको कंसेप्ट सीखना है वो ये, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी एबिलिटी की, लेकिन इस बार बात एबिलिटी की ना होकर बात है बिहेवियर की। किसकी है दोस्तों? बिहेवियर की। इंसान का व्यवहार कैसा है, कुछ गुण उसका व्यवहार बताते हैं। यहाँ पर बात योग्यता की नहीं। देखो समझो, रजत इज इतना बिजी है कि वो किसी से बात कर सकता है, किसी से बात नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है बात किसकी हुई दोस्तों? एबिलिटी की। पीछे वाले से हमने कनेक्ट किया, ठीक है। रजत इतना बिजी है कि वो किसी से बात नहीं कर सकता, चाहे तो भी कर सकता है क्या भाई, है बिजी, कहां से निकालेगा टाइम, पॉसिबल तो नहीं। यहां पर चीजें पॉसिबल नहीं, यानी कि एबिलिटी नहीं थी, ठीक है। अब देखो, महेश इज टू रिस्पॉन्सिबल। महेश इतना जिम्मेदार है कि वो सबका ख्याल रख सकता है कि रखता है। क्या सेंस बनेगा? अगर रेस्पॉन्सिबल है तो रखता ही है, यानी कि इस बार रख सकता है, नहीं रख सकता है, मर्जी तो उसकी है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा करता है, ये उसका व्यवहार है, ठीक है। व्यवहार और एबिलिटी में फर्क ये कि एबिलिटी की जब आप बात करते हो तो इंसान के अंदर वो पावर है, वो उस चीज के लिए एलिजिबल है या फिर उस चीज के लिए एबल है कि वो ऐसा कर सके, कैपेसिटी है, कर सकता है। वो ऐसा करता नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन कर तो सकता है, ठीक है। या फिर नहीं कर सकता, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो चाह कर भी नहीं कर सकता। अगर मान लो कि मैं कहूं कि आर्मी में भर्ती होने के लिए 6 फीट की हाइट चाहिए, नहीं है इतना, 5 फुट शायद 7 इंच या 7.5 इंच के करीब होगी, 8 इंच होगी, तो आर्मी में भर्ती होने के लिए इतनी हाइट चाहिए, ठीक है। अब अगर किसी की वो हाइट नहीं है तो क्या चाहकर भी वो भर्ती हो सकता है? मैं कहूँ कि वो इतना स्मॉल है हाइट के हिसाब से, इतना उसकी हाइट इतनी स्मॉल है कि वो भर्ती नहीं हो सकता। बात किसकी हो रही है? एबिलिटी की ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार वो इतना आलसी है कि वो भर्ती नहीं हो सकता, तो भाई अब इस बार क्या है, उसकी बात एबिलिटी की नहीं, उसकी मर्जी की, आलसी है भाई, चाहे तो हो सकता अगर मेहनत करे तो, अगर आलसी बना रहेगा तो नहीं होगा। या फिर मैं कहूँ कि भाई वो इंसान रेस्पॉन्सिबल है, तो रेस्पॉन्सिबल है तो केयर करता है ना, हो सकता है ना भी करे, ना करे कभी कभी, ठीक है। तो मतलब क्या पड़ा, बिहेवियर और एबिलिटी से फर्क क्या पड़ेगा सेंटेंस में? देखो सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। कहोगे सर क्यों पका रहे हो, सीधा सीधा बताओ। अरे भाई बिहेवियर की जब बात होगी ना तो इस दैट, देखो बात आप किसकी कर रहे हो? सो और दैट की।
कुल मिलाकर अभी भी कहानी वही है, या तो इसके साथ में आप क्या देखोगे, नेगेटिव शब्द, या फिर इसकी जगह पर आप देखोगे कोई भी पॉजिटिव शब्द। यही दो ही तो कहानियां हैं, यही तो चीजें आएंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर बात बिहेवियर की हुई ना दोस्तों, तो नो डाउट आपका सेंटेंस का तरीका वही होगा। दैट के बाद सेंटेंस चाहिए, और सेंटेंस की सबसे पहली जरूरत क्या हुई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अब आपको यहां पर इंडेफिनिट टेंस लिखना है। कौन सा टेंस लिखना है, इंडेफिनिट। समझो यहां पर इंडेफिनिट का मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस लिख सकते हो। ये बातें आपको पता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एसईआईएस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब चलो दूसरे तरीके से लिखता हूं। यहां पर आपको इंडेफिनिट टेंस लिखना है। कौन सा, इंडेफिनिट टेंस लिखना है। पॉजिटिव सेंटेंस हुआ तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। और यहां पर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए इंडेफिनिट में आपके पास क्या होता है, डू या डज, ठीक है। इनके बाद आपको लगाना पड़ेगा नॉट, और फिर जाकर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हो। तो इस चीज का ख्याल रखो, ठीक है। ये सारे के सारे इंडेफिनिट कौन से बन रहे हैं, प्रेजेंट के, क्योंकि पीछे वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है। अगर यहीं पे पीछे का सेंटेंस जो बैक साइड वाला सेंटेंस है ये पास्ट का है, तो इंडेफिनिट कौन सा हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा। जब इंडेफिनिट पास्ट का होगा तो आप यहां पर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ में, और यहां पर नेगेटिव होने की वजह से डू डज को हटाकर सिर्फ और सिर्फ डिड यूज करोगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई। चलो यहां पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। मैंने लिखा रजत इज टू बिजी टू टॉक एनीवन। अब देखो कुल मिलाकर ये तो बात एबिलिटी की है, तो रजत इज टू को आपने हटाया, लिखा सो बिजी दैट, क्योंकि बात एबिलिटी की है, नेगेटिव है, तो आपने लिखा ही कैन के साथ में नॉट, ही कांट टॉक टू एनीवन, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस देखो, महेश इज टू रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ ऑल। सेंटेंस सही हो जाएगा, महेश इज, टू को हटाया आपने लिखा सो। ये देखो ये सेंटेंस तो क्या है अपने आप में बिल्कुल ठीक है, लेकिन सॉरी ठीक नहीं है, रिस्पॉन्सिबल अपने आप में पॉजिटिव शब्द है। कैसा शब्द है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ आप टू कहां यूज करते हो भाई, ठीक है। ये तो नेगेटिव शब्द था, नेगेटिव होने की वजह से सेंटेंस ठीक है। महेश इज सो रिस्पॉन्सिबल दैट, अब ये दैट आने के बाद सेंटेंस चाहिए। सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट आप कहां से लेके आओगे, महेश के लिए प्रोनाउन आपने लिखा ही। अब देखो यहां पर रिस्पॉन्सिबल होने के बाद सबका ख्याल रखना क्या है, एक तरह का व्यवहार है। तो ही के साथ जो भी वर्ब आएगी उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको, इस सिंगुलर होने की वजह से एसईआईएस, ही टेक्स केयर ऑफ ऑल। ये बात समझ में आई, नहीं आई तो आगे वाला सेंटेंस देख लो ना, कहाँ जल्दबाजी है भाई। तो आपने देखा विजय से, बात कुल मिलाकर कब की है, पास्ट की। विजय वॉज, टू को हटाया लगाया सो। कनिंग अपने आप में कैसा सेंटेंस है, कैसा शब्द है, नेगेटिव है ना भाई, मक्कार, इतना मक्कार है कि मदद नहीं करता वो किसी की। कनिंग दैट ही के बाद में देखो विजय के लिए आपने ही तो लिखना है। ही की अगर बात है तो आपने क्या लिखा, सिंगुलर के लिए डज लिखा, नॉट लगाया, ही डज नॉट। आगे की बात में ऐसा का ऐसा आ जाएगा, हेल्प ये हो जाएगा। समवन को हटाकर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एनीवन। क्यों करना पड़ा एनीवन, आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस में सब नहीं एनी की जरूरत होती है। इस सेंटेंस में भी ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था और यहाँ पर एनी हो जाएगा। आगे वाला सेंटेंस देखो, शिवानी वॉज टू काइंड टू फॉरगिव ऑल। अब काइंड होना अपने आप में क्या है, पॉजिटिव शब्द है। ये तो नेगेटिव था तो इसमें ये बिल्कुल टू का यूज सही था, लेकिन ये कैसा शब्द है, पॉजिटिव शब्द है। और पॉजिटिव शब्दों के साथ टू नहीं, जरूरत पड़ती है किसकी, सो और दैट की, ठीक है। यहां तक सेंटेंस एज इट इज आना है। यहां पर लिखा आपने सो काइंड दैट। अब वॉज की बात है तो आप यहां पर फॉरगिव की जगह पर करोगे फॉरगिव, ठीक है। शी फॉरगिव ऑल। गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, फॉरगिव यानी कि माफ करना। इसे फॉरगिव ना कहकर फॉरगिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फॉरगिव, और फॉरगिव हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्म, शी फॉरगिव ऑल, ठीक है। फॉरगिव का मतलब होता है किसी को भी माफ कर देना। तो वो इतनी दयालु थी कि वो सभी को माफ किया उसने, ठीक है। सो शिवानी वाज सो काइंड दैट शी, अरे सॉरी सब्जेक्ट तो हमने लिखा नहीं, दैट शी फॉरगिव
ऑल, उसने सभी को माफ कर दिया। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं दोस्तों? ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ आ गई होंगी। आप वीडियो को शेयर करना ना भूले, बस अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दे। जिस भी स्टूडेंट को आपको लगता है कि जरूरत है, इस वीडियो को पहुंचाएं। बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के सामने आते हैं रोज, और इस मेहनत को हौसला सिर्फ आप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल गाइज, एंड गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।